नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में 28 जनवरी को जो कुछ हुआ वो सियासत का पटाक्षेप नहीं था बिहार में। वो दरअसल एक ऐसे खेल की शुरुआत कह सकते हैं आप, जिस खेल का अंत किस रूप में होगा ये किसी को नहीं पता। संभवतः भगवान को भी नहीं पता हो, नीतीश कुमार को भी नहीं पता हो, लालू यादव को भी नहीं पता हो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी नहीं पता हो। फिर भला सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव क्या पता कर पाएंगे? नीतीश कुमार किस मकसद से गठबंधन तोड़कर वापस इस गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में आए? भारतीय जनता पार्टी के साथ किस वजह से आए? और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने पर उन्हें क्या मिला? और अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। क्या है वो अल्टीमेटम और कौन सी शर्त थी जो बीजेपी नहीं मान रही है? इन सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार की राजनीति की नस नस की समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार, चाहे राजद हो, जदयू हो, बीजेपी हो, हर खेमे की खबर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी। ऋषि मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ ले लिए है मुख्यमंत्री पद की। भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन का वो फिर से हिस्सा बन गए और जिस मकसद से कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने वो अलायंस छोड़ा था, इंडिया अलायंस, जिस अलायंस को उन्होंने खुद बनाया था, वो मकसद भाजपा के साथ आने से भी पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है। कम से कम आज की तारीख में लग रहा है कि वो पूरा नहीं होगा, नहीं हो सकता है। क्या लगता है और क्या वो मकसद है जिस मकसद को पूरा करने में नीतीश कुमार यहां भी नाकाम साबित हो रहे हैं या नाकाम होते दिख रहे हैं? देखिए, जो बिहार में डेवलपमेंट हुए और नीतीश कुमार ने पाला बदला तब जब आप सभी लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों नीतीश कुमार के हर शर्त को मानने को तैयार थे और माना भी। आपने देखा भी है कि जो नीतीश कुमार के शर्तें रही हैं या नीतीश कुमार ने जो चाहा उसको करीब करीब राजद और राजद की जो शीर्ष टॉप लीडरशिप है, जिसको तेजस्वी यादव और लालू यादव कह सकते हैं, उन्होंने माना। लेकिन नीतीश कुमार का सबसे महत्वपूर्ण नीतीश कुमार के मन में एक बात चल रही थी कि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव करा लिया जाए। और इस चीज को लेकर मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार ने जो पाला बदला उसका मुख्य कारण यही था कि नीतीश कुमार यह चाह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी करा लिया जाए और विधानसभा को उसके लिए विधानसभा को भंग किया जाए। और जब इस चीज को लेकर लालू यादव से उनकी बात हुई, तेजस्वी यादव से बात हुई, तो लालू यादव इस डेवलपमेंट को लेकर तैयार नहीं थे कि विधानसभा भंग किया जाए और लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए। और इसको लेकर हम लोगों ने, खासकर आपने और हमने स्टोरी भी चलाया था कि एक लोकसभा सीट पे 7 उम्मीदवार, तो कई बड़े बड़े पत्रकार और जो पॉलिटिकल चिंतक है आपसे भी और हमसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल किया था। तो हम लोगों ने कहा था कि 7 मतलब एक लोकसभा और 6 विधानसभा के प्रत्याशी होंगे। तो ये और मैंने न्यूज 24 पे भी स्पेशल स्टोरी मेरा चला था, उसमें भी मैंने कहा था कि जो पाला बदलने का मुख्य कारण है, अन्य कारण भी है, लेकिन जो मुख्य कारण है, नीतीश कुमार की दिली ख्वाहिश थी कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव करा लिया जाए और विधानसभा को भंग कर दिया जाए, जिसके लिए राजद तैयार नहीं थे। और जब इस शर्त को लालू यादव ने नहीं माना और दूसरी तरफ एनडीए यानी बीजेपी के शीर्ष लीडरशिप से उनकी बात हुई, तो पहला जो इनका कंडीशन था उस पर कहीं न कहीं बात बनती हुई उस समय दिखी। और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने पाला बदला और एनडीए में शामिल हुए। जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार की कंडीशन शुरुआती दौर में बीजेपी मानती हुई दिख रही थी, हामी भरती हुई दिख रही थी, जिस वजह से नीतीश कुमार तमाम तरह के आरोप, बदनामी, साख पर बट्टा लगने के बावजूद, चूंकि उनकी एक इच्छा थी कि कोई दूसरा चिराग मॉडल उनके साथ 2020 की तरह ना हो, वो चिराग मॉडल जो कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की कैंडिडेट के खिलाफ, जेडीयू के कैंडिडेट के खिलाफ, नरेंद्र मोदी का हनुमान बताकर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही थी और जेडीयू को भारी घाटा हुआ, वो दोबारा ना हो, इसलिए वो साइमल्टेनियस पोल चाहते हैं।
एक सवाल और है, आपने देखा कि पिछले गठबंधन में नीतीश कुमार को, राजद भले ही बड़ी पार्टी थी, विधानसभा की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, पिछले गठबंधन में नीतीश कुमार को किसी भी तरह से सरकार चलाने में दिक्कत नहीं आ रही थी। जिस मंत्री को चाहा हटा दिया, चाहे कार्तिक मास्टर हो, चाहे सुधाकर सिंह हो, राष्ट्रीय जनता दल चुप रहा। और उसके आगे बढ़कर के आप देखें, तो और भी सारी चीजें हुई। नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर यादव का विभाग बदल दिया और मंत्रियों का विभाग बदल दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसे क्या विभाग देना है, वो चुपचाप रहे। लेकिन नीतीश कुमार उसके बावजूद चले आए इस खेमे में। क्या आपको लगता है कि जो इज्जत उस खेमे में नीतीश कुमार को मिल रही थी, सुनील सिंह जैसे एक आध वाचाल नेताओं की बात छोड़ दे जो कुछ भी बोलते हैं, तो वैसे तो हर जगह होते हैं एक दो, मोटे तौर पर जो इज्जत उन्हें उस गठबंधन में मिल रही थी, क्या इस गठबंधन में नीतीश कुमार को वो इज्जत मिल रही है? देखिए, नीतीश कुमार का खासकर तेजस्वी यादव कैसे सम्मान करते हैं, किस प्रकार से सम्मान करते हैं, उन्होंने आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में उनको दशरथ तक की उपाधि दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव या लालू यादव, उनके राजद परिवार, लालू एंड फैमिली के नजर में नीतीश कुमार को लेकर क्या रिस्पेक्ट। और आप देखिए, गठबंधन तोड़ने से 6-7 दिन पहले का भी डेवलपमेंट देखिए, जब चंद्रशेखर का विभाग बदला गया और ऐसा कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर को मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता था, लेकिन जब विभाग बदला गया तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव और लालू यादव झुकते हुए नजर आए। और चंद्रशेखर यादव तेजस्वी यादव के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, क्लोज लोगों में से माने जाते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, तेजस्वी यादव या लालू यादव जो हैं, नीतीश कुमार के सभी शर्तों को माना, लेकिन जो मैंने शुरू में बताया आपको कि वो विधानसभा भंग करने की बात थी, उसको लेकर लालू यादव तैयार नहीं थे। लालू यादव का तर्क था कि वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, क्यों मैं और हमारे विधायक क्यों रिस्क ले, मतलब करीब 1-1.5 साल की जो कार्यकाल बची है, उससे पहले चुनाव में क्यों जाए, नंबर 1। नंबर 2, और मैं आपको आज आपके चैनल पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार की यदि शर्त, जो उनके जो मेन कंडीशन था, यदि उसको बीजेपी भरपाई नहीं करती है आगामी कुछ दिनों में, तो बिहार में बड़े डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। मैं बड़े डेवलपमेंट पर आऊंगा। अभी एक बात आपने कही बिहार विधानसभा भंग करने की, सभी जानते हैं कि 45 विधायक जनता दल यूनाइटेड के हैं और नंबर 3 की पार्टी है। नंबर 3 की पार्टी है नहीं, दरअसल वो एक चिराग मॉडल के तहत बना दी गई, ये बात पूरा देश जानता है। और जिसे नंबर 3 पर ला दिया गया, वो नंबर 1 या नंबर 2 पर जाने के लिए, यानी 75, 80, 85 विधायकों की संख्या तक जाने के लिए बेताब है। और यही कारण है कि साइमल्टेनियस पोल में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ होगा, तो फिर कोई चिराग मॉडल संभव नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान को भी खुद संसद जाना है, तो उन्हें भी अपनी लाइन चूज करनी होगी, वो अकेले नहीं रह सकते, या तो इस तरफ या उस तरफ किसी गठबंधन का हिस्सा बनना होगा। और दूसरी बात जो इसके साथ जुड़ी हुई है कि संजय झा राज्यसभा गए हैं। संजय झा वाले सवाल पर हम आएंगे, आज उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला है। क्या आपको लगता है साइमल्टेनियस पोल कराने से जब बीजेपी को घाटा नहीं है, तो क्या बीजेपी की नीयत में कोई खोट तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर निपटा देना है, इस वजह से लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने में आनाकानी कर रही है? देखिए, पहले तो मैं आप चिराग मॉडल की बात बता दूं। चिराग मॉडल को लेकर, चिराग मॉडल का जो उपयोग किया गया बिहार में, उसके पीछे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी तो थी। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चिराग पासवान जो विधानसभा में अपने उम्मीदवार खासकर जेडीयू के विरुद्ध उन्होंने उतारा, उसके पीछे कहीं ना कहीं मौन सहमति बीजेपी की थी। और जो संजय झा ने लड़ रहे थे उनके टिकट पे, रामेश्वर चौरसिया, राजेंद्र सिंह और कई कार्यकर्ता। और संजय झा का बयान इसलिए आया है क्योंकि जब गठबंधन में जाने से पहले, यानी एनडीए में जाने से पहले जो शर्तें थी नीतीश कुमार की, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उनकी सहमति थी। और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि संजय झा बोल रहे हैं यानी नीतीश कुमार बोल रहे हैं, और संजय झा को ये कहना पड़ रहा है कि कार्यकाल पूरा करेंगे। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो बीजेपी की अब जो स्ट्रेटजी है कि विधानसभा भंग करने की जो नीतीश कुमार की चाहत है, उसमें अब बीजेपी
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर आ रही है। क्या बीजेपी अब स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है पीछे हटने के? अब मैं वही चीज कह रहा हूं कि बीजेपी ये नहीं चाहती है कि यदि विधानसभा भंग किया जाए और विधानसभा भंग के साथ लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव होगा, और जो सर्कुलेशन बन रहा है, जो सामाजिक आधार बन रहे हैं एनडीए का, उसमें नीतीश कुमार को फायदा हो सकता है और नीतीश कुमार संभवतः ऐसा हो सकता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर न उभर जाए। और जब नीतीश कुमार आज 45 के संख्या में है, तब ड्राइविंग फोर्स है, तो यदि वो 70-80 के आसपास होंगे तो नजाकत क्या होगा अभिषेक जी, ये आप हमसे बेहतर समझते हैं। जी, तो ये बीजेपी यस, बीजेपी ये जानती है कि नीतीश कुमार क्यों विधानसभा भंग करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के मन में टिस है कि हम इतने बड़े ब्रांड वैल्यू है हमारा राजनीति में, आज तक कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा, आज तक ऐसा कुछ तोहमत नहीं लगा, फिर भी हमारी पार्टी आज तीसरे नंबर की है। तो क्यों ना इस तोहमत से, इस दाग को धोया जाए। दूसरा बात, नीतीश कुमार, मैं 2 सेकंड लूंगा। नीतीश कुमार 3 सी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं, करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म। और एनडीए में जाने के बाद कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म से समझौता करने का आरोप तो विपक्ष लगाएगी ही नीतीश कुमार, क्योंकि बीजेपी का जो राजनीति स्टैंड रहा है, बीजेपी का जो राजनीति का फॉर्मूला रहा है, उसमें नीतीश कुमार तो कहीं फिट नहीं बैठते हैं। और यदि वह तोहमत उठाते हुए भी यदि जो उनकी चाहत है उसको बीजेपी पूरा नहीं करती है, तो नीतीश कुमार क्यों रहेंगे बीजेपी में? नीतीश कुमार क्यों रहेंगे बीजेपी में? सवाल यह है कि क्यों रहेंगे बीजेपी में। क्या आपको लगता है कि विधानसभा के अंदर जो बात तेजस्वी यादव ने बोली कि जब भी जरूरत पड़ेगी नीतीश कुमार को हम उनके साथ हैं, या लालू यादव जो कह रहे हैं कि दरवाजा हमेशा खुला रहता है, बंद नहीं होता, क्या नीतीश कुमार को ये कॉन्फिडेंस है, ये भरोसा हासिल है कि पुराने घर में वापसी ज्यादा सम्मानजनक हो सकती है जब बीजेपी जिद नहीं मान रही है? तो यही चीज तो मैंने बताया कि नीतीश कुमार ट्रिपल सी से समझौता नहीं करते हैं, जिसमें कम्युनलिज्म है। और एनडीए में इसी शर्त पे वो गए थे कि उनकी जो चाहत है विधानसभा भंग करने की, उसको बीजेपी पूरा करे। और बीजेपी इनिशियली इस चीज को मान भी रही थी, लेकिन अब का जो डेवलपमेंट है अभिषेक भाई, इस चीज को नीतीश को बीजेपी नहीं पूरा करना चाहती है, विधानसभा भंग नहीं करना चाहती। तो कम्युनलिज्म की का जो आरोप लगा के अपने जो उनका जो ब्रांड वैल्यू है, जो कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते हैं, क्राइम से नहीं करते हैं, करप्शन से नहीं करते हैं, वो तोहमत अपने पर लगाते हुए, अपने दाग लगाते हुए वो एनडीए में क्यों रहना चाहेंगे? तब जब लालू यादव ने ओपन निमंत्रण दिया है, वो देखिए ओपन निमंत्रण का 2 मकसद है। एक तो है कि हमेशा दरवाजे खुले हैं, यदि नीतीश चाहते हैं तो इधर आ सकते हैं। दूसरा, उसके पीछे का पर्दे के पीछे का खेल ये भी है, यदि नीतीश कुमार को यदि आप स्लॉट दे देते हैं, ये बयान देके ये स्लॉट दे देते हैं, तो प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी पे रहेगी और नीतीश कुमार अपने हिसाब से अपने मतलब जैसे चाहे वैसे सरकार चलाए, ताकि एक मैसेज बीजेपी को गया है कि इनके पास ऑप्शन ओपन है। यदि इनके शर्तों पे हम नहीं रहेंगे तो ये जो है नीतीश कुमार फिर पलट जाएंगे, और हो सकता है कि कुछ दिनों में 10वीं बार शपथ ले ले। हो सकता है कि सुन लीजिए ना, बीजेपी हो सकता है कि बीजेपी कोटे के मंत्री को बर्खास्त करके और उधर के जो मंत्री पहले थे उनको शपथ दिलवा दे। तो बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और आज मैं एक चीज बता दूं, सीतामढ़ी में आज से तेजस्वी यादव जनता के बीच गए हैं। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी में इनकी जो रैली थी, सीतामढ़ी में रैली में इतनी भीड़ थी कि मंच टूट गया है। और लालू तेजस्वी यादव को अपने बस रथ यात्रा, रथ का जो बस को जो रथ का रूप दिया गया है, उस रथ के ऊपर खड़ा होकर भाषण देना पड़ रहा है। और आप उस वीडियो को जरूर चलाएं अपने इस प्रोग्राम में। तेजस्वी के सीतामढ़ी के रैली में इतना भीड़ आया है, ये नीतीश कुमार और बीजेपी को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भीड़ जो जनता का आशीर्वाद तेजस्वी को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं आज रात सोने नहीं देगा, खासकर नीतीश कुमार को।
और नीतीश कुमार के लिए तो शुभ संकेत है, उन्होंने तो ओपन इन्विटेशन है लालू यादव की तरफ से, और लालू यादव मजे हुए खिलाड़ी हैं। इसके दो, मैंने बता दिया, इसके दो मायने हैं। एक तो नीतीश के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, दूसरी तरफ देखिए लालू यादव का दुश्मन नंबर 1 नीतीश कुमार नहीं है। बिहार को जो समझते हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि लालू यादव के नंबर 1 दुश्मन बीजेपी है, और नीतीश यदि इधर आ जाएंगे तो बीजेपी निपट जाएगा। और नीतीश को तो एक सवाल जी ऋषि मिश्रा जी, एक सवाल यहाँ जी बड़ा महत्वपूर्ण उठता है, क्योंकि जो बात आपने कही है उसी से सवाल निकल रहा है। नीतीश कुमार के इस उम्र में, 70 पार की उम्र में मुख्यमंत्री पद पर जो 19 साल से आसीन है, उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कई लोग कह रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष पर बिठा के रखी है, तब तक नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता के शीर्ष पर बिठा के रखना लालू परिवार की मजबूरी है, यह भी कहा जा रहा है। क्योंकि पिछड़ा वर्ग में जो गैर यादव पिछड़ा वर्ग है, उसको बिहार को उत्तर प्रदेश की कैटेगरी में ना जाने दिया जाए। बिहार में नीतीश कुमार एक बफर स्टेट की भूमिका में रहे, पॉलिटिकल बफर स्टेट आप कह सकते हैं। यूपी में क्या हुआ, मायावती की पार्टी के वोटर्स को खींचा गया लाभार्थी बनाकर, मायावती पर केस मुकदमे थे, मायावती को कथित तौर पर दबाया गया, जिसका नतीजा हुआ कि सीधे एमवाई वर्सेस ऑल हो गया। आज तेजस्वी कह रहे हैं कि एमवाई नहीं, उनके साथ बाप भी है, BAAP। बाप यानी बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर। उन्होंने बाप का जो डिफिनेशन दिया है कि माई के साथ बाप भी है, उनको माई समीकरण की पार्टी कहा जा रहा था। तो माई और बाप की स्थिति जब साथ आ रही है, तो नीतीश कुमार को बीच में बना करके तब तक के लिए रखना जब तक नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हैं, ये लालू परिवार की मजबूरी है। वो उत्तर प्रदेश का हासिल देख रहे हैं, दूसरे राज्यों का हासिल देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस परिस्थिति में जिस कथित अल्टीमेटम की बात आ रही है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द से जल्द 2, 4, 5 दिनों के अंदर अपना रास्ता साफ कीजिए, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि विधानसभा भंग करना है कि नहीं करना है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने यदि स्टैंड साफ नहीं किया तो गाड़ी वही रहेगी, स्टेपनी फिर से बदल जाएगी क्या? हम किसान आंदोलन से आ रहे हैं, हम किसान आंदोलन से शंभू बॉर्डर से आ रहे हैं, तो ट्रैक्टर और ट्रॉली मैंने बहुत देखी है। बिहार के लोग ट्रॉली को आमतौर पर ट्रेलर कहते हैं, तो ट्रैक्टर के साथ टेलर मैंने बहुत देखा है। तो क्या ट्रैक्टर वही रहेगा, टेलर बदल जाएगा? अभी तो टेलर की यानी ट्रॉली की भूमिका में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और प्रेम कुमार है, तो क्या उनकी जगह बजट सत्र खत्म होते होते यदि बीजेपी ने साइमल्टेनियस पोल की मांग नहीं मानी और विधानसभा भंग नहीं की, तो क्या ये ट्रॉली बदल भी जाएगी? देखिए, ड्राइवर तो वही रहेंगे, एक ट्रॉली बदल सकती है। और नीतीश कुमार, मैंने पहले भी कहा, नीतीश कुमार बड़े आरोप को झेलते हुए यदि उनके शर्तों को बीजेपी नहीं मानती है, तो ये जो उनको अभी मिल रहा है, यानी वो मुख्यमंत्री हैं और ससम्मान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद ने भी उनको सियासत में बैठा रखा था विद ससम्मान, तो वो कम्युनलिज्म का जो तोहमत है क्यों उठाना चाहेंगे? यदि विधानसभा भंग करना उनकी प्राथमिकता थी, जिसको लालू यादव ने नहीं माना, और इनिशियल स्टेज में बीजेपी इसको लेकर तैयार थी, और अब ये यदि नहीं मानने को तैयार है, तो नीतीश कुमार क्यों रहेंगे एनडीए के साथ? और यदि लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, तो मैं समझता हूं कि बड़ा झटका होगा एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, खासकर बिहार पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखिए, बिहार पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से 2024 लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखिए। जी, सीधा जवाब ऋषि मिश्रा जी हम आपसे चाहते हैं, अगर बीजेपी ने विधानसभा भंग करने की मांग नहीं मानी, 1-2 मार्च तक बिहार की विधानसभा को सत्र खत्म होते ही भंग नहीं किया गया, क्या आपको लगता है बिहार में नीतीश कुमार क्या एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो सकते हैं? या तो विधानसभा भंग करो या फिर हम जा रहे हैं, या आपको निकाल बाहर कर रहे हैं? बीजेपी ने तो अपने स्टैंड से पलटी मार दी, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि भंग करने की शर्त थी, शुरू में कथित तौर पर हामी भरी, और अब कहा जा रहा है कि अब आनाकानी कर रही है, तो पलटी तो बीजेपी ने भी मारी है ना अपने स्टैंड से। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार जो हैं पाला बदल सकते हैं, और जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक हल्के फुल्के अंदाज में नीतीश कुमार के लिए जो व्यंग किया था कि साल उनकी छूट गई है राजभवन में, तो हो सकता है कि 10वीं बार
नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं या बीजेपी कोटे से जो मंत्री उनको बर्खास्त करके राजद की एंट्री करा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का देखिए ये बात पुख्ता है और बड़े पुख्ता के साथ मैं कह रहा हूं, पूरे दमखम के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की चाहत थी कि 2024 लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार में विधानसभा का चुनाव करा जाए। चाहत है, चाहत थी और अभी भी है, चाहत थी और अभी भी है। और क्या कहते हैं फिल्म का एक गाना है ना कि तुम मुझे चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगा। तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है यदि नीतीश कुमार की चाहत को नहीं अपनाए बीजेपी वालों ने। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और बिहार की जो परिस्थितियां हैं, जाति जनगणना कराने के बाद आज भी नीतीश कुमार के पास 12 से लेकर 16% के बीच में अनुमानित वोट बताया जाता है। और ये वोट तब तक उनके साथ है जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी, चाहे वो विधानसभा वाले मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, चाहे वो विधानसभा भंग होने की स्थिति में कार्यवाहक मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, जब तक सत्ता का ग्लैमर, मुख्यमंत्री पद का ग्लैमर नीतीश कुमार के साथ है, ये 12 से 16% वोट नीतीश कुमार के पास है। और उनमें क्षमता है कि यदि वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं तो दोनों में से किसी एक अलायंस में जिसके साथ रहे उस वोट बैंक को शिफ्ट करा सकते हैं। बीजेपी इस बात को जानती है, नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं। और 2015 में नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाने के बाद किस तरह से बीजेपी बिहार में चौथाई के आंकड़े तक नहीं पहुंची थी, सीटों के मामले में 1/4 सीटें भी नहीं जीत पाई थी, यह पूरे देश ने देखा था। कई सारी छोटे छोटे कस्बे तक में नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, प्रधानमंत्री की रैली। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, साफ साफ दिखाई देता है, एक तरह से कहें तो नीतीश कुमार ने लगभग अल्टीमेटम ही दे दिया है कि आप विधानसभा भंग करने पर, आप यानी बीजेपी विधानसभा भंग करने पर अपना स्टैंड क्लियर करे, अन्यथा नीतीश कुमार के पास बिना इस्तीफा देकर और बिना 10वीं बार शपथ लिए भी बजट सत्र के बाद रास्ता खुला हुआ है। तेजस्वी यादव की सभाओं में जो भीड़ है, उस भीड़ में याद रखिए एक संकेत भी है, तो लालू यादव के स्टेटमेंट में भी एक संकेत है। भारतीय जनता पार्टी को यदि नीतीश कुमार की बात नहीं मानी तो 40 लोकसभा सीटों वाला स्टेट एक झटके में, यूं कहें कि 15 मिनट के एक नोटिफिकेशन के अंदर, एक पेज के नोटिफिकेशन के अंदर कि बीजेपी के कोटे के मंत्री बर्खास्त हो गए, इस तरह के नोटिफिकेशन के साथ साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से रुखसती हो सकती है और 40 लोकसभा सीटों के पर कब्जा करने की जो मंशा है, जो महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा से भी रुखसती हो सकती है। देखते हैं रुखसती किसकी होती है। कुछ अंतिम टिप्पणी करना चाहते हैं ऋषि जी? मैं अब से के चैनल के माध्यम से चैनल को, हाँ मैं मेरा दर्शकों से कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है ऋषि मिश्रा जर्नलिस्ट। तो आपसे निवेदन है, मेरा नया चैनल है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जी मैं भी अपने दर्शकों से कहता हूँ, ऋषि मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो या राष्ट्रीय राजनीति हो, अलग अलग चैनलों पर मेन स्ट्रीम से लेकर गोदी मीडिया पर भी जाते हैं और गोदी मीडिया की क्लास लगाते रहते हैं। और कई बार तो ऐसी चीजें देखने को मिली है कि चाहे कितने भी बड़े पात्र या कुपात्र प्रवक्ता हो, ऋषि मिश्रा जी के सामने वो पानी मांगते नजर आते हैं। तो इनके चैनल को आप ताजा तरीन राजनीतिक घटनाओं से वाकिफ रहने के लिए, सामाजिक परिस्थितियों से वाकिफ रहने के लिए इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और रही बात बिहार की, तो नीतीश कुमार अंतिम एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने विकल्प रख रहे हैं कि अब भी वक्त है, या तो आप अपना रास्ता तय करने की बुनियाद तय कर लीजिए, या हमें अपना रास्ता तय करने की बुनियाद अपने हाथों से जो आप लिखना चाहते हैं वो लिखने के लिए आगे बढ़िए। हमारे पास रास्ता खुला हुआ है और वो रास्ता बजट सत्र के बाद दिख भी सकता है। रिस्क कौन लेगा, नरेंद्र मोदी लेंगे या नीतीश कुमार लेंगे? सवाल यही आकर खड़ा होता है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है। उनके पास 45 विधायक वैसे ही हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी के पास खोने को दिल्ली की सत्ता और 30वीं शपथ है। तो बिना 10वीं शपथ लिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की 3री शपथ को सीधे सीधे उसकी संभावना का बटाधार कर सकते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी अब शायद धीरे धीरे समझ रही होगी, या नहीं समझ रही है तो साफ दिखाई देता है कि नीतीश कुमार अपनी साख पर बट्टा तो लगवा चुके। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति इतनी बार
अपनी राजनीतिक गठबंधन को इधर से उधर करेगा, पलटी मारेगा, उसकी राजनीतिक साख पर बट्टा तो लगेगा ही। वो साख पे बट्टा लगा है, लेकिन साख पर बट्टा लगने के बाद जब उनकी जिद ही पूरी नहीं हो, उनकी इच्छा ही पूरी नहीं हो विधानसभा भंग करने की, तो क्या फायदा? फिर कम्युनल लोगों का साथ देने से, तथाकथित कम्युनल लोगों का, यानी सांप्रदायिक ताकत जिन्हें राजनीति में कहा जाता है, उनका साथ देने की तोहमत अपने माथे पर लेने से बेहतर है कि सेकुलर कैंप में ही बने रहा जाए। और इस बात को नीतीश कुमार समझते हैं। यही कारण है कि अब अशोक चौधरी भी उनके साथ ज्यादा दिख नहीं रहे। वो अशोक चौधरी जिनके घर पर शादी समारोहों में मोहन भागवत तक पहुंचते हैं, तो मोहन भागवत अशोक चौधरी के घर पहुंच सकते हैं, लेकिन याद रखिए नीतीश कुमार कभी भी लालू यादव के घर पहुंच सकते हैं और लालू यादव कभी भी नीतीश कुमार के घर पहुंच सकते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते नीतीश कुमार की मांग से सहमति नहीं जताई तो। आज की राजनीति में सिद्धांत और उसूल की बात भूल जाइए, ये पुराने जमाने की बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।